नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शिवसेना बनाम उत्तर भारतीय लड़ाई शुरू, बाहर से आने वालों की रखी जाएगी जानकारी। पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला, जाटों को मनाने की कोशिश। नसीरुद्दीन शाह बोले, तीनों खान बोले तो होगा बुरी तरह से उत्पीड़न। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर जावेद ने दी सफाई। और सीएम पद से हटाए गए रूपाणी तो बेटी ने विरोधियों पर बोला हमला। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है महाराष्ट्र से। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो 1960 के दशक में जब इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट शुरू हुआ था, उसी समय की याद दिला दी एक आदेश ने, जो कि बहुत ही विवादास्पद आदेश था, उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया। अभी हाल में जो साकीनाका का जो बलात्कार मामला सामने आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस के साथ एक बैठक की, और उस बैठक में ये कहा गया कि जो बाहर के राज्यों से जो आने वाले लोग हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनका ब्यौरा रखा जाना चाहिए। और ब्यौरा रखने का मतलब ये है कि आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। और इस रजिस्ट्रेशन का जो आदेश निकला है, उसको लेकर बीजेपी अचानक से बहुत ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी के जो विधायक हैं अतुल भातकालकर, तो उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ 153A के तहत वो समता नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएंगे। और बीजेपी ने ये भी कहा है कि ये समाज को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें कि हाल में जो जितने भी आपराधिक मामले हैं, उसमें महाराष्ट्र में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, और ज्यादातर जो आपराधिक मामले सामने आए हैं उसमें बाहर के राज्यों के लोग हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने ये विवादास्पद आदेश दिया है। अब आपको बता दें कि इसी तरीके का एक आदेश इसके पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चीफ हैं राज ठाकरे, तो उन्होंने भी दिया था, और उन्होंने भी इस तरीके की मांग की थी। और अभी जो जितने भी जो साकीनाका का जो बलात्कार मामला है, उसमें जो अभियुक्त है मोहन चौहान, वो यूपी के जौनपुर इलाके से है। तो उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग की थी, तो उसमें ये कहा गया था कि ये जो जागरूकता अभियान है, जो शिक्षित करने का जो अभियान है, ये सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो बाहर से आने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसको लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो आदेश उन्होंने अपने राज्य के हित को देखते हुए किया होगा। उन्होंने ये सोच के किया होगा कि जो महाराष्ट्र में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें, और जितने भी लोग बाहर से आएंगे उनका ब्यौरा रखा जाएगा। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखें तो जो बीजेपी ये कह रही है कि ये समाज को तोड़ने वाला है, तो किसी भी एक देश के अंदर उसी देश के राज्य से, बाहर के राज्यों से आने वाले लोग अपने आप को रजिस्टर क्यों करवाएंगे? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और आपको एक इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये भी एक महाराष्ट्र का इनर लाइन परमिट है जो बाहर से आने वाले लोग हैं? और मुंबई तो एक ऐसा शहर है जहां पर देश के सारे राज्यों से लोग काम करने आते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये किस तरीके की एक कवायद शुरू करेगा, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वाकई में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो भी सामने आ रहा है। भले ही उद्धव ठाकरे की मंशा सही हो और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने ये आदेश दिया हो, लेकिन जो एक सामाजिक उथल पुथल एक जो नजर आएगी इस आदेश की वजह से, कहते हैं कि कोई भी प्रशासक जब किसी प्रशासनिक आदेश को जारी करता है तो उसके पहले और पीछे का और आगे का सोच लेता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां पर तमाम लोग महाराष्ट्र में बाहर के राज्यों से काम करने आते हैं, और अगर आप हर किसी से उनका रजिस्ट्रेशन मांगेंगे या फिर उनसे ये मांगेंगे कि वो उनका एक ब्यौरा चाहिए तभी वो मुंबई में रह सकते हैं या महाराष्ट्र में रह सकते हैं, तो वो एक कितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज को करने के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले से नहीं सोचा? क्या ये भेदभाव का एक दूसरा स्वरूप नहीं है? ये क्या बिल्कुल एक उसकी तरह नहीं जैसे कि आप एक दूसरे देश में जाते हैं और आपको उस देश के अंदर जाने के लिए एक वीजा चाहिए, तो अपने ही देश में, अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए वीजा क्यों? क्योंकि आपकी पुलिस वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं देख पा रही है।
अपनी पुलिस के बारे में उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो उनके राज्य की पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए सक्षम नहीं है। आखिर भरी रात को एक टेम्पो के अंदर एक टेम्पो ड्राइवर एक महिला का 32 साल की महिला का बलात्कार करता है और पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं होती। तो क्या सवाल यहाँ पर पुलिस के ऊपर नहीं खड़े होते? क्या सवाल उद्धव ठाकरे के ऊपर नहीं खड़े होते? लेकिन उल्टा उद्धव ठाकरे ने बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि देखिए आप बाहर से आ रहे हैं, इसलिए मुंबई में आप तभी आ सकते हैं, महाराष्ट्र में आप तभी आ सकते हैं जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे। तो उद्धव ठाकरे से ये सवाल है कि इस तरीके का भेदभाव करने के बजाय अगर वो अपनी पुलिस को, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, अगर उसको सुधार ले तो इस तरीके का भेदभाव अपने ही देशवासियों के साथ नहीं हो पाएगा। बहरहाल इस प्रशासनिक आदेश से जितनी उथल पुथल होगी और इस उथल पुथल को कैसे समेटेंगे उद्धव ठाकरे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, तो देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की कोशिशें हैं वो जाट समुदाय को जीतने की, मनाने की, लुभाने में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लग गई है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला रखी और आधारशिला रखने जब उन्होंने रखी तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कही। अब आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप जाटों का जो समुदाय है उसमें एक बड़े नेता माने जाते हैं। 120 जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उन पर जाटों का बोलबाला है। तो जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ में ही अगर राजा महेंद्र प्रताप का विश्वविद्यालय आएगा तो जाट समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर समर्पित होगा। इसी उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। लेकिन साथ में और क्या हुआ, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि अगर आप 2013 को याद करें जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो उसके बाद जाटों का बहुत बड़ा समुदाय बीजेपी की तरफ झुक गया था। 2014, 2019, यहाँ तक कि जो 2017 का यूपी चुनाव था उसमें भी जाटों ने भारी संख्या में बीजेपी के लिए ही वोट दिया था। लेकिन जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है जाट बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं और बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है और यही वजह है कि जाटों को मनाने में बीजेपी लग गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना भाषण दिया तो एक तरफ उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के गुण गाए, दूसरी तरफ सर चौधरी चरण सिंह के नाम पर उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी की सरकार ने इतने बड़े बड़े वायदे किसानों को किए हैं, इतने सारे फायदा किसानों को पहुंचाया है। इसके अलावा सर छोटू राम को भी उन्होंने याद कर लिया। तो जाटों का कोई भी ऐसा आइकॉन नहीं था जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ जो जाट और जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको भी याद दिलाया। कैसे, अब आपको बताते हैं कि अपने जो भाषण में उन्होंने ये कहा कि एक दौर था जब जो पूरा जो जाटलैंड है वहाँ के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया था और उनका जो कैराना और जो बाकी जो आसपास के इलाके थे जहाँ पर जब ये खबरें आई थी कि वहाँ के लोग, अब हिंदू जो परिवार है वो घर छोड़कर जा रहे हैं, तो एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व को भी अपने एजेंडे में रखा ताकि हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो भी कंसोलिडेटेड रहे, जाटों को भी जीता जा सके। और एएमयू बनाम जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के यूनिवर्सिटी की जो बात कही गई है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिला जुलाकर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस दोनों तरीके की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर की है। एक तरफ एएमयू के इतिहासकारों को बताया कि उन्होंने ठीक से राजा महेंद्र प्रताप के बारे में लिखा नहीं है, दूसरी तरफ हिंदुत्व का एजेंडा भी परोसा लोगों को, और साथ में जाटों को जीतने का मंत्र भी उन्होंने फूंक दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये 120 जो सीटें हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जहां पर जाटों का बोलबाला है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह एहसास हो गया है कि अलीगढ़ में ही ऐसा लग रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में ही जाटों को जीतने की नब्ज है वो छुपी हुई है और उसी नब्ज को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टटोलने की कोशिश की है। लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि जाट क्या वाकई में बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जाटों की जो एक बहुत बड़ी संख्या है वो किसानों की है। किसान इस समय नाराज चल रहे हैं। जितने भी आप
लोभन प्रलोभन आप दे दीजिए, लेकिन किसानों ने जो एक ठान ली है बात की, वो बीजेपी की तरफ अब नहीं जाएंगे। बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, तो अब देखना ये होगा कि क्या जाट समुदाय बीजेपी को वोट देता है या नहीं देता। दूसरी तरफ ये कि जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को परोसा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग जातियों को बीजेपी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग छोटी छोटी जातियों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो जो एक यूनिवर्सल हिंदुत्व का एजेंडा है, क्या उसकी धार अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अलग अलग जातियों को जब बीजेपी रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या जाट अब एकत्रित होकर बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं देते। हिंदू कंसोलिडेशन जो हिंदुत्व के एजेंडे से होता था, क्या वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और क्या यही वजह है कि बीजेपी अलग अलग जातियों को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं अवार्ड विनिंग एक्टर नसीरुद्दीन शाह की, जो कि हाल में सुर्खियों में बने हुए थे जब उन्होंने कहा था कि कुछ मुस्लिमों का तबका है जो कि तालिबान की जीत का जश्न मना रहा है, और उसके बाद उनके कमेंट को बहुत तोड़ा गया, मरोड़ा गया, सोशल मीडिया पे अलग तरीके से परोसा गया, जिसको लेकर अब नसीरुद्दीन शाह ने अपनी सफाई दी है और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह डाली जिसका कि लोगों को अंदाजा भी नहीं था। और फिल्मी दुनिया की जगत से की अगर हम बात करें तो उससे जुड़े हुए कुछ राज भी उन्होंने खोले, जिसके बारे में ज्यादातर फिल्मी जगत के लोग नहीं बोलते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आजकल जो चलन है वो ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म मेकर्स को प्रो एस्टैब्लिशमेंट फिल्म्स बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। जो लोग राइट विंगर्स के खिलाफ, यानी कि जो हिंदू दक्षिणपंथी जो सोच के लोग हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई फिल्म मेकर बोलता है या कोई एक्टर बोलता है तो उसको तंग किया जाता है, उसको हैरेस किया जाता है। और यही वजह है कि ये जो तीनों खान्स हैं, यानी कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, यही वजह है कि ये लोग चुप रहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये जो जिंगोइस्टिक एजेंडे वाली जो फिल्म बनाते हैं और जिनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जिनको सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको क्लीन चिट भी शायद इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो सरकारी एजेंडे पर फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। और नसीरुद्दीन शाह ने खुलकर इस बात को बोला कि जो एक्टर्स अपने मन की बात खुले तौर पर कहते हैं तो उनको तंग किया जाता है, और यही वजह है कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान शायद चुप रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो अगर मुंह खोलेंगे तो वो सब कुछ खो बैठेंगे। उन्हें ये पता है कि जो उनका फाइनेंशियल हैरेसमेंट तो होगा ही, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, उनकी फिल्में नहीं चलेंगी, साथ में जो उनके एंडोर्समेंट्स हैं, जो वो एड फिल्म्स के लिए अपीयर करते हैं, वो उनको नहीं मिलेगा, तो वो एंडोर्समेंट्स खोएंगे, फाइनेंशियल जो एक सिक्योरिटी है वो उनकी खो जाएगी। तो इसी वजह से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की नहीं बोलती सरकार के खिलाफ, और जो लोग बोलती हैं तो उनको सरकार का समर्थन है और वो आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को खुले तौर पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, और जो उन्होंने कहा है उन्हें उस बात पर कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन जिन बातों को, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई बातों को, जिन बातों को नसीरुद्दीन शाह ने सामने रखा है, वो बताता है कि किस तरीके से जो समाज में बदलाव आया है हिंदू दक्षिणपंथियों की वजह से, जो राइट विंगर्स हैं उनकी वजह से, कि अगर आप अपना मुंह खोलेंगे राइट विंगर्स के खिलाफ तो आपका करियर तो चौपट होगा ही, साथ में आपका जो भविष्य है वो किस तरीके से चौपट हो सकता है। और इसमें फिल्मी जगत के जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी उससे अछूते नहीं हैं। तो ये एक बॉलीवुड का सच आज सामने लेकर आए हैं नसीरुद्दीन शाह, जिस पर बहुत सारे लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन नसीरुद्दीन शाह इज नसीरुद्दीन शाह एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन फॉर व्हाट ही स्पीक्स। और इन्हीं बातों को उन्होंने उजागर किया है, और उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं जो उन्होंने हाल में कहा कि जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका है वो दकियानूसी है और कट्टरपंथी सोच का है, और वो जिस तरीके से जश्न मना रहा है तालिबान की जीत का अफगानिस्तान में, तो वो एक दकियानूसी सोच का एक प्रतिबिंब है। तो उस कहे पर उनको कोई भी पछतावा नहीं है। लेकिन जिन बातों को उन्होंने खुले तौर पर कहा है वो बॉलीवुड के एक और जो डार्क सीक्रेट्स हैं उनका, जो आजकल का जो डार्क सीक्रेट है जो कि राइट विंगर्स के खिलाफ ज़्यादातर तो लोग नहीं बोलते, तो उस सच को सामने नसीरुद्दीन शाह लेकर आए हैं।
इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। नसीरुद्दीन शाह के बाद अब बात करते हैं जावेद अख्तर की, जिन्होंने एनडीटीवी के इंटरव्यू में ये कहा था कि जो तालिबान और आरएसएस और वीएचपी जैसी संस्थान हैं वो बिल्कुल समान हैं, उनके जो सोच विचार हैं वो भी एक जैसे हैं। तो आज उन्होंने सफाई दी और उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए जिस तरीके से लोग उनकी खिलाफत में खड़े हो गए थे, एक बहुत बड़ा तबका था जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करता था, बहुत एक बड़ा तबका था जो डिसअग्री करता था, तो वो सबको अलग अलग राय अपनी नहीं दे सकते थे। इसलिए एक लेख के जरिए उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशंस को दिया और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू दक्षिणपंथी हैं वो उनके खिलाफ, वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम उग्रपंथी जो सोच है उसके खिलाफ जावेद अख्तर नहीं बोलते। तो उसकी सपोर्ट में जावेद अख्तर ने ये कहा कि उन्होंने जो हिंदू दक्षिणपंथी लोग हैं उन्होंने कहा कि वो ट्रिपल तलाक और पर्दा सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। तो उसी की सफाई में जावेद अख्तर ने ये कहा कि पिछले 20 सालों में उनको पुलिस प्रोटेक्शन 2 बार लेना पड़ा। पहली बार जब उन्होंने 3 तलाक के बारे में बोला था, उस समय वो मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी जैसी एक संस्थान से जुड़े हुए थे और उस समय उनको जब उन्होंने बोला था 3 तलाक के बारे में तो उनको धमकियां मिलने लगी। और धमकियों के बाद जो उस समय AN राय जो समय मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तो उन्होंने अखबारों में जब ये धमकियां छपी तो उन्होंने प्रकाशक और संपादक दोनों को फ़ोन किया और इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब 2010 में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने पर जो बुरके की जो सड़ी गली परंपरा है उसके बारे में बोला, तो जो उस समय मौलाना काल्बे जवाद थे, तो उसके बाद जब उन्होंने बोला और उनके बाद विवाद में जब ये बातें निकल कर सामने आई तो उनके पुतले फूके गए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा से जो मुस्लिम चरमपंथी सोच है उसकी खिलाफत की है और ये कहना गलत होगा कि वो मुस्लिम चरमपंथी सोच के खिलाफ नहीं बोलते। इसके अलावा उन्होंने अपनी सफाई में ये भी कहा कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा था कि तालिबान और जो तालिबानी सोच है उसकी उन्होंने हमेशा निंदा की है। और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो हिंदू दक्षिणपंथी जो झूठ के पर्दे के पीछे ना रहें और वो ये जान ले कि मैं मुस्लिम कट्टरपंथी सोच की भी खिलाफत करता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उस हर सोच की खिलाफत करता हूं जो धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बांटती है लोगों को। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि काशी का जो संकट मोचन मंदिर है उन जैसे नास्तिक व्यक्ति को भी उन्होंने बुलाया और शांति दूत की उपाधि दी थी। और उन्होंने साथ में फिर अपने आप को डिफेंड किया कि जो उन्होंने कहा था कि तालिबान और आरएसएस और हिंदू चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सोच में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से एग्जाम्पल्स दिया कि तालिबान इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है, हिंदू चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसी तरीके से तालिबान महिलाओं को अधिकार नहीं देते, हिंदू चरमपंथी भी महिलाओं को हमेशा उनके अधिकार से वंचित रखते हैं। तो इन सारी जो बातों को जावेद अख्तर ने अपने इस एक्सप्लेनेशन में दिया है, एक तरीके की सफाई दी है। और साथ में ये भी कहा कि सिर्फ अफगानिस्तान और भारत में फ़र्क ये है कि भारत का जो मीडिया है, उसके कोर्ट्स हैं, उसका संविधान आज भी जिंदा है, जिसकी वजह से भारत बचा हुआ है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी सोच को, अपने विचारों को डिफेंड करते हुए हिंदू दक्षिणपंथियों को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। और वो उस बात पर कायम है कि जो तालिबान हैं और जो हिंदू दक्षिणपंथी उनकी जो समानताएं हैं उन्होंने उदाहरण जो दिए हैं और दोबारा इस बात को एक लेख के रूप में जो कहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि वो अपने जो उनका जो स्टैंड है वो उससे पीछे नहीं हटे हैं। और इसके पहले भी जब उन्होंने किसी भी इशू पर स्टैंड लिया है, चाहे वो बुर्का सिस्टम हो या 3 तलाक हो, तो उनके पुतले जलाए गए थे और उनको धमकियां दी गई थी और कुछ इसी तरीके की चीज़ें अभी भी सामने आई थी। तो अब जावेद अख्तर अपने स्टैंड पर टिके रहने वालों में से जाने जाते हैं और देखना ये होगा कि अब उनके खिलाफ कोई और एक्शन होता है या नहीं होता। लेकिन फिलहाल एक उन्होंने सफाई दे दी और उन्होंने दक्षिणपंथी सोच की पूरी तरीके से निंदा की है, एक तरीके से कट्टरपंथी सोच की। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बीजेपी की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जा रही है जिसने कि 5 महीने में 6 मुख्यमंत्री बदल दिए। अभी हाल में हमने देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटा दिया गया और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि विजय रूपाणी एक कद्दावर नेता माने जाते थे, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया था। और उनको हटाए जाने का सबसे बड़ा अफसोस
उनकी बेटी को है, जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उस फेसबुक पोस्ट से ये जाहिर होता है कि विजय रूपानी को हटाए जाने का दुख उनके परिवार वालों को है। हालांकि विजय रूपानी ने जिस दिन पद छोड़ा था, जिस दिन अपना इस्तीफा दिया था, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बदलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से, भावनात्मक तरीके से उनकी बेटी ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा है, वो वाकई में पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उसको बयान करता है। लंदन में पढ़ रही राधिका रूपानी ने बीजेपी की आलोचना की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है और जिस तरीके से पार्टी कामकाज कर रही है उस पर भी एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने कहा है कि सौम्य और मृदुभाषी होने को बुरा माना जाता है आजकल की राजनीति में। क्या अच्छा नेता वही होता है जो हमेशा सख्त चेहरा दिखाता है? ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और साथ में उन्होंने अपने पिता की उपलब्धियां गिना डाली कि अगर हम अपने पिता की उपलब्धियां देखें तो 2002 में जो अक्षरधाम पर अटैक हुआ था, विजय रूपानी का जो राजनीतिक करियर है वो वहां से शुरू हुआ और वो जब अक्षरधाम पर अटैक हुआ तो वो मोदी जी से भी पहले पहुंचे थे। 1979 में विजय रूपानी मोरबी में बाढ़ आई थी, वहां दिखे, अमरेली में बादल फटा, वहां दिखे, कच्छ में भूकंप आया, स्वामीनारायण मंदिर में हमला हुआ, गोधरा की घटना हुई, बनासकांठा में फ्लड्स आए और फिर साइक्लोन टैक्ताओ जो अभी हाल में आई थी और कोरोना के टाइम में भी पिताजी पूरी तरीके से जुटे रहे। लेकिन फिर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि क्या राजनेताओं में संवेदना और सौम्यता नहीं होनी चाहिए? साथ में उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून भी मेरे पिताजी लेकर आए, जैसे कि एंटी लव जिहाद एक्ट, एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सख्त से सख्त कानून बनाए। और फिर जो सवाल खड़ा किया उन्होंने ये किया कि क्या मेरे पिता की तरह सीधे साधे व्यक्ति के लिए राजनीति में जगह नहीं, जहां भ्रष्टाचार और नकारात्मक विचार प्रधान है। और फिर राधिका ने लिखा है कि बेहतर है कि वो आरएसएस और बीजेपी के मूल्यों के मुताबिक वो पद से हट जाए। तो राधिका रूपानी का जो ये फेसबुक पोस्ट है वो बहुत ही मार्मिक है और अपने पिता के हृदय में उनके क्या चल रहा है वो उसको बयान करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है जो उन्होंने लिखा कि सौम्य और शालीन होना आज की राजनीति में एक ड्रॉबैक माना जाता है। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो आपका सर्वाइवल नहीं है। अगर आप नकारात्मक सोच के नहीं हैं तो राजनीति में आपका सर्वाइवल नहीं है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी में जो बाकी राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्रियों को हटाने की बात चल रही है, जैसे कि जयराम ठाकुर को तलब किया गया है, इसके पहले उत्तराखंड के सीएम को हटाया गया और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया। तो ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात चल रही है कि शायद उनको हटाया जाएगा। तो ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में, कर्नाटका में जहां पर येदुरप्पा की सरकार को हटाया गया और फिर बसवराज बोम्मई की सरकार को बनाया गया, तो ये जिस तरीके से, जिस तेजी से सीएम्स को हटाया जा रहा है, तो वाकई में सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। सीएम को तब हटाया जाता है जब पार्टी में एक अंदरूनी विद्रोह की तैयारी शुरू हो जाती है, तभी आप सीएम को हटाते हैं, वरना किसी न किसी तरीके से इस रिवोल्ट को रोक लिया जाता है। लेकिन जब सीएम को हटाया जाता है तो ये माना जाता है कि एक बड़े पैमाने पर कोई न कोई विद्रोह हो रहा है और इसीलिए आपने सीएम को हटाया है। आज नितिन गडकरी ने भी इस बात को कह डाला कि देखिए, ऐसा लग रहा है कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब डरे हुए हैं, किसी को नहीं पता कि उनकी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये एक बड़ा बयान नितिन गडकरी ने दिया है कि ऐसे समय में जब सारे मुख्यमंत्रियों को ये डर है कि उनकी कुर्सी नहीं बचेगी, तो बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी पार्टी, अपने विधायक और अपने जो संस्थान है उसको क्या संभाल नहीं पा रही है। और जिस तरीके से ओवर सेंट्रलाइजेशन बीजेपी में नजर आ रहा है, क्या उसी का एक नतीजा है कि विधायकों में रिवोल्ट हो रहा है, मुख्यमंत्रियों को बातें सामने नजर नहीं आ रही हैं। तो अभी शायद लोग चुप है, लेकिन धीरे धीरे जब ये रिवोल्ट और खुलेगा, विद्रोह और खुलेगा, तो हो सकता है कि कुछ सीएम्स बोलना शुरू कर दें और जब बोलेंगे तो बात दूर तक जाएगी और बीजेपी की जो असलियत है वो लोगों के बीच सामने नजर आएगी। तो शायद ये समय का फेर है। आज इस तरीके से विजय रूपानी की बेटी ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए काफी कुछ बताने की कोशिश की है कि जो लोग काम करते हैं उनको फायदा नहीं मिलता, उनको बीजेपी रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो नकारात्मक हैं, उनको बीजेपी रिवॉर्ड करती है। तो वाकई में जो संस्थान है बीजेपी का, जिसको कि हम कह रहे थे कि एक बहुत ही रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, पार्टी कार्डर्स में चलती है, तो वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और एक विद्रोह की तैयारी ऐसा लग रहा है चल रही है। लेकिन चुनाव जो आने वाले हैं
उनमें क्या कुछ होगा और इसका नतीजा क्या होगा वो देखना होगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।